नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। हमारे पड़ोसी देश चाइना के CCP यानी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100 वर्ष पूरे होने पर शी जिनपिंग ने थिएनआनमन पर थिएनआनमन चौक पर जो भाषण दिया, उसमें उनके एक विस्तारवादी जो भाषा थी, वो विस्तारवादी झलक थी उसमें, और विश्व को उसके दम से और अहंकार से मिलने वाली चुनौतियों का उसमें आभास था। और हो भी क्यों ना, उन्होंने पूरी दुनिया की आलोचना झेल करके भी अपने देश को आर्थिक गरीबी से बाहर निकाला है। ही नहीं, हमारे देश से बाद में आज़ाद हुआ, दोनों ही कभी विश्व की व्यापारिक स्थिति में आधिपत्य के रूप में थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों ही देश समय के मार में गरीब होते चले गए। इसी से उबरने के लिए रूस से प्रभावित होकर के सोवियत संघ से माओ त्से तुंग ने अपने यहाँ CCP की स्थापना की, ताकि वो अपने देश को गरीबी से निकाल सके और 300-400 साल पुरानी उस व्यवस्था में ले जाए जिस अवस्था में कभी इसका विश्व में आधिपत्य था। और वो लेकिन धीरे धीरे दोनों ही देश गरीब बन गए, और यहाँ तक हुआ कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी जो व्यापार में, वैश्विक व्यापार में 30% हिस्सेदारी थी, वो आधा प्रतिशत रहेगी। इस अवस्था में अमीर देशों ने जो चीनी नेताओं का अपमान किया, उससे विचलित न होकर के उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने की रूपरेखा बनाने में जुटे रहे या लगे रहे। उसी का परिणाम है कि हमसे बाद में देश आज़ाद हुआ। हमारे यहाँ कारखाने, उद्योग धंधे उनसे पहले थे। 70 के दशक में वहाँ पर कारखाने, उन्नत कारखाने लगे, और उन उन्नत कारखानों ने 3-4 दशक में ही वो दुनिया की दूसरी आर्थिक व्यवस्था बन गए और अपने देश के लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यहाँ तक भी समझिए कि 70 के यानी कि दशक में जो कारखाने लगे, उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि भारत को धत्ता बताकर अमीर देशों के, विकसित देशों के जो कारखाने थे, उनको काम करने के लिए उन्हें चाइना अच्छा लगा, क्योंकि उनकी कार्य और दक्षता हमसे उन्नत श्रेणी की थी। तो हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन हम घमंड करते हैं। तो ये विचारना विषय में साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ भारत की भी स्थिति। तो यह आप ये समझ के एक चमत्कार सा था कि दुनिया की दूसरी आर्थिक शक्ति बनी, अपने देश के गरीबों को अपने गरीबी से बाहर निकाला, और 2% यानी कि 70 के दशक में 2% का वैश्विक व्यापार में इनका योगदान था, वो 20% तक अपना आज उसमें अपना को स्थापित कर लिया है विश्व बाजार में, व्यापारिक बाजार में। और उनके नेता इस बात को मानते हैं कि जो साम्यवादी एक छत्र या एक पार्टी का जो छत्र है, उसमें ज़्यादा आदर्शपूर्ण है, ना कि जन भागीदारी से वो मानते हो कि जन भागीदारी के द्वारा किसी देश का विकास हो सकता हो। इसे यह समझिए कि कांग्रेस हमारे यहाँ स्थापित हुई या अन्य जो राज पार्टियाँ इन्हीं के साथ या इनसे पहले हुई हैं, वे अपने सिद्धांत भूल गए। इनको कड़ी आलोचना झेलने के बावजूद भी उनका ये मानना है कि जनतंत्र के द्वारा, लोकतांत्रिक देशों में जनता में समान अधिकार की बात हो और उनकी सुरक्षा भी हो। लेकिन इन्होंने साम्यवाद के उसमें एक छत्र राज की अवस्था में भी अपने देश के अवस्था को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने पर ज़्यादा योगदान दिया। उनका मानना ये है कि लोकतांत्रिक देश के लोग अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य से विमुख रहते हैं, और दुनिया को तो नहीं पता, भारत में तो ऐसा ही है। इसका वो सब देख करके भी उन्होंने आज अमेरिका को कड़ी चुनौती दे रहे और महाशक्ति बनने में वो अवस्था है इस समय जैसे कभी रसिया की थी अमेरिका के सामने,
ये कभी भी अमेरिका को धत्ता बता सकते हैं और अमेरिका सीधा भिड़ने के लिए उनसे तैयार नहीं है। कड़ी आलोचना होते भी लोग उनकी आलोचना करते हैं कि वहाँ लोगों को अधिकार नहीं है, उनका शोषण करते हैं, जो भी कुछ उनको मतलब अधिकार नहीं, लेकिन उन्होंने अपने देश के नागरिकों को आर्थिक रूप से सबल बनाया है, ये भी सच है। लेकिन ये भी कहते हैं लोग कि भाई वो अपने से छोटे देश को ऋण दे करके उनका दोहन या शोषण भी करते हैं, अपने पड़ोसी देशों पे सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, यानी कि विस्तारवादी सोच है, उसमें हम खुद भुक्तभोगी हैं। वो अभी भी जैसे 10 कदम वो आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन जाता है तो 3 कदम पीछे हट जाते हैं और 7 कदम वो देश के अपनी सीमा बढ़ा लेते हैं। अभी भी यही चल रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हथियारों में वो उन्नत हो गया, तकनीक में वो हमसे उन्नत हो गया, अमेरिका के जो डिजिटल तकनीक है उसमें भी उनको धत्ता बता रहा है, उनके बराबर है और उनसे आगे निकलने की दौड़ में है। और उनके जो उत्पाद हैं वो अब इतनी उन्नत श्रेणी के हैं कि पूरे पश्चिमी यूरोप में छाया हुआ है। साथ में वो इतना आत्मनिर्भर है कि करीब करीब वो सभी अपने देश के नागरिकों की ज़रूरतों के सामान अपने देश में ही बनाता है। हम आज भी दूसरों पर परावलंबी हैं, हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हम स्वावलंबी देश के लोग हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए। उन लोगों के ये भी मान के चलिए, देखिए कि वहाँ पर ये इतना वो है कि जो भी सत्ता में रहेगा, जो भी उनकी पार्टी इनकी है दूसरी कोई भी, कि वो अपने या लोकतांत्रिक देशों में भी वो अपने देश के विकास वैश्विक स्तर पर हो, नाम हो, उस भाव से वो अपने पूर्व के सत्ताधारियों के नीतियों को और तेज़ गति से बढ़ाते हैं या उनको वैश्विक स्तर का मानदंड रखते हैं। हमारे यहाँ इसका उलट है। हमारे यहाँ दूसरी पार्टी विगत सत्ता के लोगों को आलोचना करना, बुराई करना, अपनी नीतियों को छिपाने के लिए उनको आधार बना लेते हैं, ये चलता है। तो तात्पर्य हमारा ये है, हमें ये सोचना चाहिए कि जब हमारा पड़ोसी देश हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हमसे गरीब था, आज वो दुनिया की आर्थिक भी और वे हर स्तर की महाशक्ति बना हुआ है या कगार पर है। और यहाँ तक समझिए कि अमेरिका उनसे सीधा टकराने की स्थिति में नहीं है। वो किसी ना किसी को मोहरा बनाना चाहता है और भारत उसके लिए एक अच्छा मोहरा बना हुआ है। हो सकता है अगर वो विस्तारवादी सोच में हो गए या अमेरिका के उसमें कोई चुनौती देगा तो अमेरिका सीधा ना भिड़ करके हमारे जैसे देश को मोहरा बनाएगा। तो हम क्या जीवन भर मोहरे ही बने रहेंगे, पिछलग्गू ही रहेंगे? तो कहना तात्पर्य मेरा ये है कि जो व्यक्ति, जो पार्टी किसी सिद्धांतों पे चलती है, अगर वो सिद्धांत से इधर हो जाए तो ना तो वो परिवार, ना वो पार्टी, ना वो संगठन, ना वो देश कभी सम्मान नहीं पा सकता। तो मुझे ऐसा ही लगता है हमारी राष्ट्रीय पार्टी जितनी भी राजसत्ता में आती वे व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने क्षेत्र और अपनी नस्लों को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्र की गरिमा को कलंकित ही कर रहे हैं। नारे झूठे हैं। इन्हीं भाव से आप समझने का प्रयास करें। और चाइना एक वो कितना भी हम वो कर ले, हमें उसकी इस स्थिति को समझना चाहिए कि उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। उसकी कड़ी आलोचना कर लो, कुछ भी कर लो, उससे कोई नहीं, हमें उससे ही सीखना चाहिए। कम से कम हमें उसकी चुनौती को देखें और अपने आप का विकास करें, क्योंकि वो उसकी वैश्विक हिस्सेदारी व्यापार में हमसे ज़्यादा है, उन्नत तकनीक में हमसे ज़्यादा है, शिक्षा में हमसे ज़्यादा है, वैश्विक स्तर पर उनकी जो विश्वविद्यालय है वो हमसे उच्च श्रेणी में है। हमारा 200 की श्रेणी में भी 2-3 देश ही हैं, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ है, बाकी कहीं नहीं है। तो हर चीज़ में वो हमसे आगे आगे जा रहा है, हमारा पड़ोसी देश है। तो उसको हमें समझ करके राष्ट्रवाद का भाव लाइए। उन्होंने अपने 304 साल पुरानी स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति में क्या दुनिया की महाशक्ति बनने की कगार पर है। नमस्कार।